गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, रॉबर्ट ग्रीन राइटर है। द 48 लॉ ऑफ पावर। मैं आपको ये बुक समझाने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। बहुत ही, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप बाहर जो लोग हरकतें करते हैं ना उसको आप ऑब्जर्व करने लगेंगे बहुत तेज़ी से। लेकिन इस बुक को पढ़ने की एक शर्त है। क्या क्या शर्त है? ये शर्त है, देखिए, आपको बुक पढ़ने के लिए इस मूड में रहना होगा कि अभी मज़ा आएगा ना भिड़ू, इस मूड में रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी मूड में रहिएगा। देखिए, पहला है अंडरस्टैंड योर इमोशंस इन रैशनैलिटी। पहले तो समझेंगे, एक देखिए मैं कहानी की तरह समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है? एक कहानी पकड़ेंगे और कहानी की तरह रैशनैलिटी, अंडरस्टैंड योर इमोशन, वो सब समझ लेंगे एक एक करके। देखिए, एक लड़का है अंकुर, ठीक है? एक लड़का है अंकुर। वो स्वभाव से बहुत शांत है, सेंसिबल है सभी के लिए, ठीक है? एक ऑफिस में काम करता है। ऑफिस का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। अब व्हाट्सएप ग्रुप में अंकुर को कोई काम दिया गया था। तो और व्हाट्सएप ग्रुप में बॉस भी है, बहुत सारे एम्प्लॉय भी है जो पूरी तरीके से विजिबल है। अब कोई काम बॉस ने अंकुर को दिया था और कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो बॉस ने क्या किया, व्हाट्सएप ग्रुप में ही इसको मैसेज कर अंकुर को मैसेज किया, क्या तुमने ढंग से काम नहीं किया है, ढंग से काम किया करो, ठीक है? अब ये बात जो है अंकुर को लग गई, क्योंकि सबके सामने बोल दिया व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये अंकुर को इतनी बुरी तरीके से बात लगी कि इतने गुस्से में तमतमा गया। इसकी कह सकते इतना गुस्सा इसके अंदर था कि तुरंत उसने मैसेज किया एकदम गुस्से में, और जितनी गालियां समझ सकते हैं ना, गालियां देना, वो सारी चीजें मैसेज में टाइप करके तुरंत भेज दिया बॉस को, ठीक है? फिर जाके जो है आधा घंटे बीतने के बाद अंकुर को समझ में आता है कि फिर से वो मैसेज पढ़ता है, देखता है, जब गुस्सा शांत होता है तब देखता है मैसेज वापस से कि यार मैसेज करना नहीं चाहिए था, कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है? तो यहाँ हुआ क्या? देखिए, अब यही समझना है कि यहाँ पे हुआ क्या। हमें हमेशा ये लगता है ना कि हम रैशनल होकर सोचते हैं, हमेशा हम रैशनल होकर सोचते हैं, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है कई बार जो है बहुत बार इमोशन से ट्रिगर हो रहा होता है, अधिकांश इमोशन से ट्रिगर हो रहा होता है। बस यही दिक्कत है, हम ये सोच लेते हैं कि हम रैशनल होकर सोच रहे हैं। यहाँ पे अंकुर ने क्या किया, गुस्से में करके मैसेज कर दिया और इसको क्या लगा कि इसने रैशनल होकर सोचा था, लेकिन ये किस चीज़ से ट्रिगर हुआ था, इमोशन से, गुस्से से। तो फिर मैसेज चला गया। अब जो शब्द चले गए अब तो वो वापस आ नहीं सकते, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी अंकुर के साथ, देखिए, प्रॉब्लम यह था कि अंकुर को लगा ना कि आई रिप्लाइड यूजिंग थॉट। इसने ये सोचा कि मैंने सोच समझ के, बहुत ही सोच समझ के मैसेज किया है, लेकिन रियलिटी रियलिटी क्या थी, द रिप्लाई वॉज रिटन बाई इमोशंस। इसने इमोशन से ट्रिगर होकर लिखा हुआ था। गुस्से में तो कोई इमोशन से ही ट्रिगर होगा, देखिए, एंगर, ईगो, फियर, इन सब से ट्रिगर होकर उसने मैसेज किया था, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया था ना, तो ईगो को लग गई, गुस्सा आ गया, ठीक है? अब ये फियर हो गया कि मेरी इज्जत का क्या होगा, सबके सामने कैसे डांट सकता है ये मुझे, बॉस है तो क्या हुआ, ठीक है? इस मोड में था। तो देखिए, पहला लॉ क्या है, इन रैशनैलिटी। क्या मतलब है इसका? वी बिलीव वी एक्ट लॉजिकली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशन इज होल्डिंग द स्टीयरिंग व्हील। हमें लगता है ना कि हमेशा हम लॉजिकल होकर सोचते हैं, हमेशा रैशनल होकर सोचते हैं, लेकिन कई बार हमारी स्टीयर जो हाथ होता है ना, इमोशन स्टीयरिंग व्हील जो गाड़ी चलाते हैं, तो हमारा हाथ जो है उस स्टीयरिंग व्हील पे होता है। इमोशंस, इमोशन से ट्रिगर हो रहे होते हैं, कहने का भाव ये है। तो सवाल ये है कि वाई इज द इमोशन सो हार्ड टू कंट्रोल। भावनाओं को कंट्रोल कितना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि जो गुस्सा होता है बहुत अचानक आता है, ठीक है? फियर स्टॉप अस फ्रॉम स्पीकिंग वाइजली। बुद्धिमत्ता, सोच समझ के बोलना गुस्से में कम हो जाता है। ईगो रिफ्यूज टू लिसन। जब आपको ईगो पे लग जाता है तो कोई बोलता है ना, मेरी बात सुनो, तो आप कहता नहीं सुना, सुनना ही नहीं है, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ईगो पे लग गई है, ठीक है? ये प्रॉब्लम है। और ग्रीड से क्या होता है, ग्रीड फोर्सेस क्विक डिसीजन। अगर कोई चीज़ ऑफर कर दिया तो आप लालच में आ जाते हैं, सोचते समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इससे ट्रिगर हो चुके हैं और तुरंत आप डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, तुरंत। तो सीधा सा मतलब ये है कि इमोशन इज फास्ट, लॉजिक इज स्लो, ठीक है? यही प्रॉब्लम है। तो व्हाट डज अ वाइज पर्सन डू? तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, रिएक्ट तुरंत नहीं करता है। कुछ भी होता है पॉज लेता है 10 मिनट का, सोचता है समझता है फिर रिएक्ट करता है। पॉज देन रिएक्ट, पॉज देन रिएक्ट, ये काम होता है उसका। क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा इमोशंस को। जैसे ही कुछ हो गया तो बोलेगा राइट नाउ आई एम वेरी एंग्री, पहले पहचानेगा, सोचेगा, रुके कि अभी मैं गुस्से में हूँ, और जो है अभी मेरे ईगो पे लगा हुआ है, तो मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, ईगो की बात है, गुस्से की बात है, अभी हमें रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है? फिर क्या करेगा, इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लेगा, तो 50% जो समस्या है वैसे ही खत्म। यही अगर हो जाए, अगर मान लीजिए कुछ भी हो गया, गुस्सा वगैरह आ गया, थोड़ा सा रुक के 10 मिनट पॉज ले लेना, फिर उसके बाद रिएक्ट करना, इससे 50% समस्या वहीं खत्म हो जाती है। 50%। देखिए, द पावर ऑफ पॉज, पॉज लेने की ताकत क्या है? 10 मिनट का पॉज लेने से क्या होगा, वो अगर वो अंकुर ने 10 मिनट पॉज ले लिया तो क्या करता, वो मैसेज नहीं भेजता, मैसेज तुरंत नहीं ना भेज देता, रिलेशनशिप बेहतर रहता उसका बॉस के साथ, ठीक है? करियर भी ठीक रहता। तो पॉज इज इक्वल टू पावर। रुकना एक तरह का शक्ति है। गुस्सा आया तुरंत आया, एक झटके में आया, पॉज ले लिया तो अब पावरफुल है। तो भी कुछ बोल नहीं रहे, रिएक्ट भी नहीं कर रहे, ठीक है चलो बोल रहे।
1, 2, 3, 4, 5, 10 मिनट, 15 मिनट बीता, 10 फिर धीरे उसके बाद रिएक्ट किया सोच समझ के। पॉज़ इज़ इक्वल टू पावर। देखिए ये जो पॉज़ इज़ इक्वल टू पावर बोला जा रहा है, डेली ये आपकी लाइफ़ में अप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर रोज़ ये कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे रोड पे कुछ ना कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो गया, एग्ज़ाम का पैनिक होता है, सिली मिस्टेक कर जाते हैं, रिलेशनशिप में फाइट होता है तो ब्रेकअप हो जाता है, ये सब जगह दिख रहा है। तो सॉल्यूशन इसका क्या है? पॉज़, ऑब्ज़र्व। पॉज़ रुकना, ऑब्ज़र्व करना, उसके बाद रिएक्ट करना। सबका सॉल्यूशन यही है। पॉज़ करो, ऑब्ज़र्व करो, देन रिएक्ट करो। ये हर रोज़ डेली लाइफ़ में होता है, डेली चीज़ें ये होती रहती हैं, रुकने वाली चीज़ तो है नहीं। तो ये बुक आपके डेली लाइफ़ में जो चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए आँखें खोलती है आपकी, कि इस तरीके से करो, 50% अपनी समस्या दूर कर लो। तो की लर्निंग क्या है? सीखने वाली बात क्या है इस पहले वाले लॉ से? सीखने वाली बात ये है कि जो सोचने-समझने वाले प्राणी हैं, जो लॉजिकल पर्सन होता है, पहले इमोशंस को ऑब्ज़र्व करता है, पॉज़ लेता है, फिर रिएक्ट करता है। ठीक है? अंडरस्टैंड? फिर पॉज़, फिर रिएक्ट। ये नहीं कि तुरंत इमोशन से ट्रिगर होके अंकुर की तरह मैसेज करके और बॉस को खूब एमसीपीसी दे डाला, उसके बाद सोच रहे अरे यार! ईएमआई तो भरना था, अब तो गया अंकुर ही। जल्दी से रिएक्शन देने में दिक्कत हो जाती है। पहले इमोशंस को समझना है, पॉज़ लेना है, फिर रिएक्ट करना है। ये है पहला लॉ। इनरेशनैलिटी क्या बोलता है कि हमें कई बार ये लगता है कि हम लॉजिकल होके सोचते हैं, रैशनल होके सोचते हैं, लेकिन कई बार हमारे इमोशंस क्या होते हैं, अधिकांश इमोशन से ट्रिगर हो रहे होते हैं। यही कहने का ये पहला लॉ यही समझाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या दिया? पॉज़, ऑब्ज़र्व, देन रिएक्ट। ठीक है? अब दूसरे पे। देखिए दूसरा लॉ है ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी नार्सिसिज्म। ये दोनों वर्ड समझेंगे, एम्पैथी भी समझेंगे, नार्सिसिज्म भी समझेंगे। पहले दूसरा लॉ समझते हैं। एक एक कहानी की तरह एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक मिस्टर शर्मा है, ठीक है? एक ऑफिस है, ठीक है? एक मैनेजर हायर किया गया है, उसका नाम है मिस्टर शर्मा, ठीक है? और ये एक बहुत ही नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है। मैं बताऊँगा नार्सिसिस्टिक होना क्या होता है। देखिए, एक मीटिंग होती है, मीटिंग रखी जाती है और ये मिस्टर शर्मा आते हैं उसमें, अपनी बातें रखते हैं, ठीक है? वो बोल देंगे कि आई डिड दिस, आई वांट दिस, आई एम राइट। जो भी चीज़ करेंगे उसमें मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। हमेशा में मैं करके अपने आप को केंद्र में रख के बात करने की कोशिश करेंगे हमेशा, किसी की सुनेंगे नहीं, ठीक है? मान लीजिए कोई एम्प्लॉयी जो है बीच में उठ के ट्राई किया मुझसे बोलने का, कि शर्मा जी थोड़ा बात मेरी सुनिए। तो शर्मा जी कहते हैं रुको भाई, रुक जाओ, इंटरप्ट कर देते हैं, रुक जाओ मत बोलो, ठीक है? तुम्हें पता नहीं है, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। आई नो, यू डोंट नो। इस मूड में रहते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है? देखिए, धीरे-धीरे क्या होगा कि लोग जो है बोलना ही छोड़ देते हैं। पीपल स्टॉप स्पीकिंग, आइडियाज़ स्टार्ट डाइंग, वर्क वाज़ डन ओनली आउट ऑफ फियर। ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाता है, ठीक है? कोई आइडिया देना चाहता है, जब एक खुला माहौल होता है तब लोग आइडिया देते हैं ना, जहाँ पे इस टाइप का व्यक्ति आ जाएगा कि मैं सही हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता है, तो क्या होगा? जो आइडियाज़ होते हैं, नए-नए आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, वो मरने लगते हैं। वर्क वाज़ डन बाय ओनली आउट ऑफ फियर। डर से लोग काम करते हैं। देखिए, ऐसे लोग घर में भी हो सकते हैं, ऐसे लोग सोसाइटी में भी हो सकते हैं, ऐसे लोग देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आप देखिए, इस टाइप के होंगे। मैं अपने आप को केंद्र में रखने की कोशिश करते हैं हमेशा कि हमको देखिए, ठीक है? इस मूड में रहेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वहाँ इनोवेशन जाने लगता है, लोग बोलना छोड़ने लगते हैं धीरे-धीरे और डर में पूरा माहौल बन जाता है। तो जो मिस्टर शर्मा हैं, देखने में तो पावरफुल लग रहे हैं, लेकिन अंदर से वो अकेलापन, खालीपन रहता है उनके। उस खालीपन को भरने के लिए ये लोगों में मैं करके अपने आप को केंद्र में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, उसी ऑफ़िस में से मिस्टर शर्मा कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है। सेम ऑफ़िस का ब्रांच है, वो दूसरे ब्रांच में चले गए। अब जिस ब्रांच में मिस्टर शर्मा थे अपॉइंट, अब वहाँ पे एक नया व्यक्ति आता है, ठीक है? नाम है उनका अमन, ठीक है? टीम को लीड कर रहे हैं। अब देखिए मीटिंग हो रही है। उस जैसे शर्मा जी के अंदर मीटिंग हुआ तो शर्मा जी मैं कर रहे थे ना, अब उस मीटिंग में अमन है, जो उस टीम को लीड कर रहा है। आते ही क्या बोल रहे हैं मीटिंग में, पहले मुझे ये बताइए, आप लोग अपने टीम को लीड कर रहे हैं तो टीम से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग काम करते वक़्त क्या-क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, या फिर क्या महसूस करते हैं? ठीक है, उन्होंने ऐसे ही पूछा सीधा। वहाँ के जो लोग थे, एकदम आश्चर्य हो गए, शॉक हो गए कि ये क्या हो रहा है यार? पहली बार कोई हमारी प्रॉब्लम्स पूछ रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा था, ठीक है? और वो जो है अमन लोगों को सुन रहा है खूब, और वहाँ की जो टीम है उनकी, जो लोग हैं ऑफ़िस के, वो सोच रहे हैं कि यार ये तो कमाल हो गया, हमारे बारे में पूछा जा रहा है, कोई हमारे बारे में पूछ रहा है, हमारे वर्कलोड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? सब कन्फ्यूज़ थे, क्योंकि इतना लंबे टाइम से शर्मा जी धाक बना के चले गए थे इस तरीके का उल्टा-सीधा, जिसकी वज़ह से ये लोग शॉक हो गए। लेकिन अमन क्या था, एकदम खुला टाइप का था। बोल रहा है पहले अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स बताइए आप, ठीक है? हम प्रॉब्लम्स पहले देखेंगे आप क्या फेस कर रहे हैं, काम थोड़ा आपसे लोड कम होगा तभी काम बेहतर हो पाएगा, ठीक है? तो अमन सबको सुनता है। किसी को जब भी कोई उठ के अपनी आइडिया देना चाहता है तो इंटरप्ट नहीं करता कि तुम बैठ जाओ, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, ये नहीं बोलता। कहता है बताओ, खड़े हो जाओ बताओ। जितना सुनता है उतने उसके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं।
ठीक है? तो अब देखना हमें ये है कि वेयर वाज़ द रियल डिफरेंस। अब शर्मा जी में और अमन में डिफरेंस क्या निकला? देखिए, शर्मा जी क्या थे, बॉसी टाइप के थे। ठीक है? क्या करते थे? कंसीडर्ड हिमसेल्फ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? वांटेड टू कंट्रोल एवरीवन। फिर क्या अटेंशन पाना चाहते थे हमेशा। ये जो लक्षण है, ये एक नार्सिस्टिक व्यक्ति का लक्षण है, यानी नार्सिज्म। अपने आप को केंद्र में रखना हमेशा, ठीक है? इम्पोर्टेंट दो हमको, हम कंट्रोल करेंगे लोगों को, हमको अटेंशन दो। ये एक नार्सिज्म, एक तरीके का नार्सिज्म है, एक नार्सिस्टिक व्यक्ति की निशानी है। ठीक है? तो सलमान जी क्या थे, नार्सिस्टिक। अब आइए अमन पे। ठीक है, ये तो हो गया इनका। अब डिफरेंस देखिए अमन का। अमन क्या है, एक लीडर टाइप का है। क्या करता है वो, किसी को डिड नॉट पुट हिमसेल्फ एट द सेंटर, अपने आप को सेंटर पे नहीं रखता, बैकफुट पे रखता है, सुनता है लोगों को। ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स, दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करता है कि क्या वो कन्वे करना चाहता है मुझे, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर वो नहीं भी बोल पाता है ना, तो ये अमन सामने से जाके बोलता है, अच्छा आप ये कहना चाहते हैं, आपके कहने का मतलब ये था। इस टाइप का व्यक्ति है। ठीक है? तो होता क्या है, लोग अपने आप को ये फील करते हैं कि जब इस तरीके का कोई व्यक्ति आता है, तो सामने वाला फील करता है कि मुझे भी वैल्यू दी जा रही है, मेरी भी बात सुनी जा रही है। ठीक है? ये किस व्यक्ति का लक्षण है? ये जो इम्पैथेटिक व्यक्ति होते हैं ना, जो इम्पैथी जताते हैं, ये लक्षण है, ये इम्पैथी का लक्षण है। तो अमन क्या है, एक लीडर क्वालिटी है, इम्पैथी वाला है। और मिस्टर शर्मा क्या है, एक नार्सिस्टिक व्यक्ति है, नार्सिस्टिक लक्षण वाले हैं। तो देखिए, जो मैंने बोला ना, द रियल मीनिंग ऑफ लॉ टू, तो लॉ टू का रियल मतलब क्या है? एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स दिस, क्या? टू बी अंडरस्टूड, टू बी हियर, टू बी एक्नॉलेज। सभी चाहते हैं कि उन्हें लोग समझे, लोग सुने, लोग एक्नॉलेज करें उनको। ये सब सभी चाहते हैं। तो ये लॉ टू का पूरा मीनिंग है। अब देखिए, जब आप ये सब करते हैं, जब आप ये सब करते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ने लगते हैं, आपसे जुड़ते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको मानते हैं। ठीक है? अब आप इसको अपने देश के लेवल पे अप्लाई करके देखिए ना, इस तरीके के 2 लोगों की तुलना कर लीजिए कि एक टाइप का ऐसा व्यक्ति है, एक टाइप का ऐसा व्यक्ति है, तो किसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, जो लीडर टाइप का क्वालिटी रखा है वही, जो लोगों से मिल रहा है, जो लोगों से बात कर रहा है, लोगों को सुन रहा है, अपनी बात कह रहा है, लोगों को मौका दे रहा है, ठीक है? प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग नहीं रहा है, ठीक? तो देखिए, व्हाट इज़ नार्सिज्म? अब नार्सिज्म को थोड़ा चलते-चलते देख लेते हैं, ठीक है? नार्सिज्म में क्या होता है, जब कोई ये बोले ना, मैं, मेरी प्रॉब्लम, मुझे इम्पोर्टेंस दो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं करने लगे ना लोग ज़्यादा, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि नार्सिज़्म वहाँ पे हावी है। लेकिन सब ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा खराब नहीं होता है। खराब कब होगा? जब ये हर जगह पहुँचने लगे। मैं जो है ना, कि मुझे केंद्र में रखना है, मुझे देखो, मुझे, मैं तो सबसे बलवान हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। नार्सिज़्म हर फील्ड में देखिए, चाहे बॉडी बिल्डिंग का फील्ड हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन का फील्ड हो, किसी भी फील्ड का हो, अपने आप को हमेशा बेहतर-बेहतर दिखाना कि मैं, मुझे देखो, मुझे केंद्र में देखो, मैं ही बेहतर, मैं ही बेहतर। तो वहाँ नार्सिज़्म हावी है, हर जगह। हमेशा बुरा नहीं होता, अगर ये हर जगह नहीं है, ठीक है? केवल अपने लिए थोड़े से समय के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर ये हर जगह पहुँचने लगे, तब दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या होगी? रिलेशनशिप खराब होना शुरू होगा। अगर टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है, टीम टूट जाएगी, ठीक है? उसका खुद का ग्रोथ रुक जाएगा, तो खुद का ग्रोथ रुक जाएगा। समझ में आया? अब देखिए एम्पैथी। तो एम्पैथी क्या है? देखिए एम्पैथी, आप देखिए, जब कोई ऐसा व्यक्ति इस तरीके की बातें करे कि आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग, तो वो कोशिश करे कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? आपके इमोशंस को समझने की कोशिश अपने लेवल पे, ये है एम्पैथी। ठीक है? तो एम्पैथी डज़ नॉट मीन यू आर वीक, यू आर एग्री विथ एवरीवन। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत एम्पैथेटिक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। ठीक है? आप सभी से सहमत हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। आप दूसरे की भावनाओं को बस समझ रहे हैं। ठीक है? फर्स्ट अंडरस्टैंड देन स्पीक। एम्पैथी का सीधा सा मतलब ये है। जो एथिक्स पढ़ते होंगे, उनको एथिक्स में सिम्पैथी और एम्पैथी का डिफरेंस बताया जाता होगा। हम एथिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एम्पैथी पढ़ रहे हैं। एम्पैथी मतलब दूसरों की भावनाओं को अपने लेवल पे समझना। फर्स्ट अंडरस्टैंड देन स्पीक। एम्पैथी का मतलब यही है। तो दूसरा लॉ क्या है? पावर डज़ नॉट कम फ्रॉम रेजिंग योर वॉइस, इट कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अदर्स। समझ में आया होगा? ये नहीं कि अपनी आवाज़ उठा रहे हैं आप हमेशा हर बार, तो आप जो है पावरफुल हैं। पावरफुल आप तब भी होते हैं जब किसी के, दूसरों की फीलिंग्स को समझने लगते हैं, दूसरों को समझने लगते हैं। तो ये था लॉ 2, पहला लॉ, और ये दूसरा लॉ। इररेशनैलिटी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पावर, नार्सिज्म एम्पैथी, टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, टू अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरे को मौका देना। ये था दूसरा लॉ। अब ऐसे व्यक्ति होंगे, आप एम्पैथेटिक व्यक्ति होंगे, तो लोग आपको लीडर भी मानेंगे, घर में, सोसाइटी में, देश के लेवल पे आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। नार्सिस्टिक व्यक्ति होंगे, कोई पसंद नहीं करेगा आपको, हमेशा मैं, बकरी की तरह मैं आने से कुछ होगा नहीं। अब देखिए तीसरा लॉ, आइडेंटिफाई पीपल, रोल प्लेइंग। समझते हैं
एक एग्जांपल से टू फेस ऑफिस। देखिए, एक ऑफिस में नया जॉइनिंग होता है राहुल का उस ऑफिस में। एक पहले से ही उस ऑफिस में है विकास, ठीक है? विकास क्या करता है, बहुत ही प्यार से लोगों से बात करता है। राहुल क्या है, नया जॉइनिंग है, टैलेंटेड, ठीक है? तो विकास क्या है, तो राहुल जब आता है तो बहुत प्यार से बात करता है, राहुल यू आर गुड, यू आर टैलेंटेड, ओ माय गॉड मैं तो जान दे दूंगा तुम्हारे लिए, इस मूड में रहता है। लेकिन जैसे ही बॉस आता है ना, बॉस, तो विकास क्या करता है, बॉस के पास जाके, उस वक्त राहुल नहीं है इसके सामने, विकास जाके बॉस राहुल के बारे में बोलता है, अरे राहुल बहुत ही मेच्योर है, फालतू है, बेकार है, काम नहीं ढंग से करता है। लेकिन जब राहुल सामने आता है तो राहुल की तारीफ करता है, ठीक है, कि राहुल यू आर गुड, यू आर टैलेंटेड, यू आर मेच्योर। जैसे ही बॉस आता है, बॉस के सामने इसकी बुराई चालू कर देता है और अपनी खूब तारीफ करेगा, देखिए बॉस जी मैं बढ़िया हूँ, राहुल झंडू है, उसको मत भेजिए कहीं भी काम के लिए। जब भी कोई काम इसको भेजना हो दूसरे शहर में, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम, तो मुझे दीजिए, उसको मत दीजिए, ठीक है? तो ये है, क्या है, रोल प्ले कर रहा है, दिखावा कर रहा है, दो चेहरा लगाया हुआ है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि मुंह पे तो खूब मीठा मीठा बोलेंगे, पीठ पीछे खूब बुराई करेंगे, ठीक है? वही समझाने की कोशिश कर रहा है। आइडेंटिफाई पीपल, पहचानना सीखना होगा लोगों को। रोल प्लेइंग, दुनिया एक मंच है, सभी लोग एक्टर बने हुए हैं, हर तरीके का जो है लोग एक्टिंग एक्टिंग कर रहे हैं। लोग आपके सामने कुछ और एक्टिंग, दूसरों के सामने कुछ और एक्टिंग, ये चल रहा है नाटक। तो राहुल भी इसी में फंस गया। तो देखिए, सीखने वाली बात क्या है, लेसन क्या है, पीपल आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे आर अपीयर टू बी। वो दिखाते हैं कि देखो मैं कितना स्वीट हूँ, कितना हीरो टाइप का हूँ, कितना दयालु हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द वर्ल्ड इज स्टेज एंड पीपल आर एक्टर्स। एक्टर है साहब, एक्टिंग कर रहे हैं, आपके सामने आके खूब बोलेंगे मीठा मीठा, पीछे पीछे जाके चालू कर देंगे बुराई, नाटक भी करेंगे, ठीक है? देखिए, 3 नियम याद रखिए। क्या करना है, डोंट लिसन ओनली द वर्ड, शब्दों को मत सुनिए, उनके बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। कई बार क्या होगा, वो मुंह से बोलेंगे लेकिन चेहरे पे वो जो कहते हैं ना जलन वाला भाव रहेगा, दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो जो जिसको पढ़ना है तो वो पढ़ लेता है। तो पहला रूल, डोंट लिसन ओनली वर्ड्स, वॉच बॉडी लैंग्वेज। डोंट ट्रस्ट प्रॉमिस, वॉच एक्शंस। प्रॉमिस वगैरह मत करो कि वो लोग प्रॉमिस कर दिए, अरे उसने तो प्रॉमिस कर दिया है, अब तो मेरा साथ देगा, ये मत करिए, नहीं होगा। किसी ने प्रॉमिस किया, आप प्रॉमिस के भरोसे बैठे हैं, उसके एक्शंस को देखिए। अगर वो वादा कर रहा है और एक्शन वैसा नहीं कर रहा है तो मामला गड़बड़ है, ठीक है? तो प्रॉमिस पे ध्यान नहीं देना, क्या एक्शन लेता है उस पर ध्यान देना, ठीक है? जज बिहेवियर ओवर टाइम, नॉट जस्ट वन। आप किसी के बिहेवियर को जज करते हैं ना, पहली बार मिला तो वो माय गॉड कितना बढ़िया है, इस मूड में आ जाते हैं ना। एक बार नहीं, जितनी बार मिले, 4 बार मिले, 5 बार मिले, बार-बार उसको जज करिए, ढंग से पहचानिए। ये 3 रूल समझने का। किसी से मिलना है तो एक बार में एक एक निर्णय नहीं बना लेना है, एक परसेप्शन नहीं बना लेना कि ये तो ऐसा ही है। देखते रहिए उसको, जब भी आस-पास आपके आ रहा है उसको देखते रहिए कम से कम 100 बार, 200 बार, फिर आपको दिखेगा कि हर बार वो अलग दिख रहा है, ठीक है? तो क्या है, डोंट लिसन ओनली वर्ड्स, वॉच बॉडी लैंग्वेज, डोंट ट्रस्ट प्रॉमिस, वॉच एक्शन, जज बिहेवियर ओवर टाइम, नॉट जज एट वंस, एक बार नहीं, बार-बार, ठीक है? इस मोड में नहीं रहना है, ओह माय गॉड यू आर गुड, बाद में चला कोई गड़बड़ कर दिया तो यार गुड निकल जाएगा पूरा। क्या होना है, इमोशनल फूल नहीं बनना है, इमोशनल फूल नहीं बनना है, ठीक है? आपने एक बार देखा, ओह माय गॉड कर लिया, बाद में उल्टा काम हो गया, उल्टा सीधा कुछ हो गया, फिर इमोशनल फूल मत बनिए, इमोशन से ट्रिगर मत होइए, कहने का मतलब ये। इमोशन से भी ट्रिगर होइए लेकिन उतना मत हो जाइए कि इमोशनल फूल बन जाए, एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, ठीक है? रैशनल होके सोचिए। पहला लॉ इरेशनैलिटी, दूसरा नार्सिसिज्म, एम्पैथी, तीसरा क्या है, रोल प्लेइंग। दुनिया मंच बनी हुई है, लोग एक्टर बने हुए हैं, हर तरीके का चेहरा लेके घूम रहे हैं। तो पहचानना सीखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है? कैसे, बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है? एक बार मिले तो तुरंत उसके बारे में परसेप्शन कुछ नहीं बनाना, बार बार देखना है उसके एक्शंस को। और प्रॉमिस वगैरह पे ध्यान नहीं देना कि वादा कर दिया तो करेगा ही, ठीक है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो पहले होता था, आज उसका उल्टा कर रहे हैं लोग। वचन तो दे दे रहे हैं, प्रॉमिस तो कर दे रहे हैं, उसके बाद मुकर जा रहे हैं। तो एक्शंस देखना है, एक्शंस पे फोकस करिए, ठीक है? अब देखिए चौथा लॉ, कंपल्सिव बिहेवियर, ठीक है? सी कैरेक्टर, डोंट ट्रैप इन वर्ड्स। अब देखिए, कंपल्सिव बिहेवियर का मतलब पहले समझिए, एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल लेके। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, पर्सन है, किसी ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है? अब उसको वो जॉब पसंद नहीं है, एक टाइम के बाद उसको कुछ बोला गया बॉस की तरफ से, उसने जॉब छोड़ दी, दूसरे ऑफिस में गया, ठीक है? फिर उस जॉब में कुछ आसपास के लोगों से कुछ हुआ, फिर जॉब छोड़ दिया, ठीक है? तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके जॉब छोड़ रहा है। समझ में आया? इसको कहते हैं कि कंपल्सिव बिहेवियर। कंपल्सिव बिहेवियर, इसको कंपल्सिव बिहेवियर बोलते हैं कि बार बार जॉब छोड़ रहा है, एक ही पैटर्न दिख रहा है हर जगह। क्या होता है, अ पर्सन कीप्स रिपीटिंग सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, एक ही गलती बार बार दोहरा रहा है, ठीक है? एक ही गलती बार बार कर रहा है। मान लीजिए आप रिलेशनशिप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है? नहीं बनी, छोड़ दिया, ब्रेकअप, फिर किसी और के साथ गया, नहीं बना, ब्रेकअप, नहीं बना, ब्रेकअप। तो ये एक पैटर्न बनता चला जाता है, ठीक है? इसको कंपल्सिव बिहेवियर कह रहे हैं।
समझ में आया? देखिए एग्जाम्पल के लिए, अ पर्सन हु क्विट एवरी जॉब विल लाइकली क्विट अगेन इन द सेम इन द फ्यूचर। एक बार जॉब छोड़ा, 2 बार छोड़ा, 3 बार छोड़ा, तो ये पूरा का पूरा उसका बिहेवियर बनता चला गया, एक बिहेवियर के अंदर आ गया और फ्यूचर में ये अनुमान लगा लिया जाता है कि हाँ, ये फ्यूचर में भी जॉब छोड़ देगा या फ्यूचर में रिलेशन में आएगा तो वो भी छोड़ देगा। ठीक है? तो अ पर्सन हु क्रिएट ड्रामा इन एवरी रिलेशनशिप, इट्स अ पैटर्न। कंपल्सिव बिहेवियर का मतलब होता है एक पैटर्न बन जाना। और जो ये आपकी आदत है ना, हर बार हर जगह छोड़ देना, हर चीज़ से छोड़ के भाग जाना, बीच कोई काम है, आधे में ही छोड़ के हट जाना और ये बार-बार आप कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कंपल्सिव बिहेवियर। और ये कंपल्सिव बिहेवियर जब आपकी आदत बन जाती है, तो दिक्कत होती है। ऐसे लोग होंगे, ठीक है? दिक्कत है कहाँ? दिक्कत दिक्कत ये है कि ये जो बार-बार रिपीट कर रहा है और एक्सक्यूज़ दे रहा है कि इस जॉब में ये था, इस रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ये दिक्कत है। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत इसके अंदर है। दिक्कत इसके खुद के बिहेवियर में है। जो ये बार-बार जॉब छोड़ रहा है ना, ये स्टेबल नहीं है। बार-बार एक ही चीज़ एक्सक्यूज़ दे रहा है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है और हर चीज़ से भाग रहा है। तो इसको कंपल्सिव बिहेवियर बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ दे के हर जगह से क्विट कर रहा है, हर जगह से क्विट कर रहा है, हर जगह से क्विट कर रहा है। इसको कंपल्सिव बिहेवियर बोलते हैं। तो देखिए लेसन क्या है? पास्ट बिहेवियर इज इक्वल टू फ्यूचर बिहेवियर। मतलब आपका ने जो पैटर्न बना रखा है ना कि छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे हर जगह से, और आपके बारे में लोग अनुमान भी लगा लेते हैं कि फ्यूचर में भी आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है? तो हैबिट क्या करता है? आपके कैरेक्टर को बना देता है। हाँ, तो करना क्या है? ऐसा नहीं बनना है। ठीक है? बुक ये कहती है कि अगर ऐसे लोग आपको दिख रहे हैं, मान लीजिए आप जॉब देने वाले हैं, आप जॉब क्रिएटर हैं, तो आप ऐसे लोग जो आपको दिख रहे हैं, बार-बार इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, आप उनको हटा दीजिए, नहीं तो वो आपको नुकसान में डाल देंगे। या फिर आप किसी रिलेशनशिप में ऐसे में हैं, अब बार-बार ये पैटर्न आपको दिखा, तो उनसे दूर रहिए। नुकसान में चले जाएँगे। ये कंपल्सिव बिहेवियर है और ये आपकी आदत जो है, ये इस तरीके की आदत हर जगह से भागना, ये आपका कैरेक्टर बन जाता है। लोग बोलते हैं कि यार ये तो हर जगह से क्विट करता है, ये तो ऐसा ही है। ठीक है? ये दिक्कत है, कंपल्सिव बिहेवियर एक दिक्कत है, जिससे बचना है। ये लॉ है, कौन-सा लॉ? ये चौथा लॉ है, कंपल्सिव बिहेवियर। ऐसे लोग आप भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं, सोसाइटी में भी हो सकते हैं और भी जगह होंगे कि हर जगह से क्विट कर रहा है। ठीक है? देखिए 5वां लॉ क्या है? इंक्रीज़ डिज़ायर, डोंट बी अवेलेबल ऑल द टाइम टू विटनेस। ठीक है? लोभ, इसको बोलते हैं लालच, ग्रीड। ग्रीड मतलब ये कहने का मतलब है 5वां लॉ कि सबके लिए अवेलेबल तुरंत मत होइए। ठीक है? डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। आप सबके लिए अगर हमेशा अवेलेबल रहेंगे, तुरंत किसी ने बोला, आप तुरंत पहुँच गए। हर बार फ़ोन आ रहा है किसी दोस्त का, पहुँच गए, पहुँच गए, पहुँच गए, पहुँच गए, तुरंत पहुँच रहा है। वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी आपकी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मान लीजिए आप किसी के एक दिन घर गए, मान लीजिए मेहमान के तौर पे किसी के एक दिन घर गए, चाय-वाय खूब, समोसा वगैरह सब आया, सब खूब हुआ। दूसरे दिन फिर पहुँच गए। फिर देखेंगे जो खातिरदारी है आपकी जब मेहमान थोड़ी धीरे-धीरे कम होगी। पहले समोसा, मिठाई, पानी खूब है। अब धीरे से समोसा गायब हो जाएगा, केवल मिठाई बचेगा। ठीक है? पानी भी आएगा। फिर तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, 5वें दिन गए। ठीक है? फिर जाते रहेंगे, तो लोग बोलेंगे यार ये तो ऐसा ही है, 1 ग्लास पानी पिला के भेज दो उसको। ये हो जाता है। ठीक है? तो जितना ज़्यादा अवेलेबल हो जाएँगे, बार-बार जाते रहेंगे, वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। तो लॉ 5 क्या बोल रहा है कि अपने लिए, अपने खुद के लिए लालच बढ़ाओ। ये नहीं कि किसी के लिए अवेलेबल हो जाओ तुरंत, किसी ने बोला पहुँच गए तुरंत। ये मत करिए। ठीक है? मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं, एक दिन में 10 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है? अब क्वालिटी वाला नहीं है, बस अपलोड कर रहा है। क्या हो गया? एक्साइटमेंट लोगों का कम हो जाता है। अगर वही एक दूसरा यूट्यूबर है, जो हाई क्वालिटी कंटेंट डाल रहा है, ठीक है? और रोज़ नहीं, तो उसकी डिमांड बढ़ी रहती है, उसकी वैल्यू होती है। समझ में आया? तो लेसन ये है कि अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करिए, अपने लिए अट्रैक्शन बढ़ाइए। हमेशा किसी के लिए अवेलेबल मत हो जाइए, ठीक है? किसी ने फ़ोन कर दिया, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन कर दिया, हेलो, हाँ जानू मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। फिर फ़ोन किया, तुरंत। मतलब एक भिखमंगे की तरह पहुँच जा रहे हैं तुरंत, फ़ोन करते ही। होना क्या चाहिए? दोनों में होना चाहिए इस तरीके से कि फ़ोन किया, हाँ रखो अभी हमको काम है, भले काम नहीं हो। घर पे बैठ के तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, फिर भी बोलिए कि टाइम नहीं है अभी, बाद में बात करते हैं। ठीक है? दोनों अपोज़िट, मेल फीमेल दोनों। ये इसको भी करे, ये भी इसको भी करे। तुरंत अवेलेबल नहीं हो जाना है, हर मामले में। ये हर मामले में अप्लाई होगा कि मोर अवेलेबल नहीं हो जाना है किसी के लिए, नहीं वैल्यू खो देंगे। जो मैंने बोला ना कि एक दिन मेहमान बन के जा रहे हैं, तो चाय, समोसा, छोला सब कुछ आ रहा है, उसके बाद धीरे-धीरे छोला, समोसा, मिठाई कम होता गया, फिर लास्ट में पानी बचता है। 30 दिन लगातार चले जाइए, वैल्यू खो देंगे। लीजिए पानी पीजिए और निकल लीजिए धीरे से। तो क्या रिलेशन है इसमें? ये डिस्टेंस मेंटेन करिए थोड़ा। अपने लिए एक लालच बना के रखिए लोगों में कि ये आएगा तो थोड़ा-सा बात हो। ये ना कि तुरंत तुरंत फ़ोन किए, एक ही कॉल में फ़ोन उठा ले रहे हैं। फ़ोन किया, एक कॉल कट जाने दो, एक कॉल, फिर बात कर लेंगे। छठा लॉ, थिंक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट साइटनेस से बचना है। ठीक है? लॉन्ग टर्म सोचना है। ठीक है? क्या मतलब इसका? देखिए, मोस्ट पीपल थिंक ओनली अबाउट टुडे, नॉट अबाउट टुमारो। आज की बातें सोचेंगे, क्या बोलते हैं, कल की कल देखेंगे, इस मूड में रहते हैं। तो शॉर्ट दूर
कह सकते हैं ना कि फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, ज़्यादा लंबा सोच नहीं पाते, आज में जीने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा फेमस होना है, ठीक है? आपने यूट्यूब पे मिसलीड करने वाले कंटेंट क्रिएट करके वायरल किया, ठीक है? आप देखेंगे 2 ईयर लेटर द चैनल क्रेडिबिलिटी इज डिस्ट्रॉयड। तो चैनल की क्रेडिबिलिटी जो होती है खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई एक यूट्यूब पे चैनल बनाया अपने आप को फेमस करने के लिए, मान लीजिए अडल्ट कंटेंट डालने लगे, ठीक है? अडल्ट कंटेंट डालने लगे, आलतू फालतू कंटेंट डाल के तुरंत रीच तो पा लिया, लेकिन अगर आप 5 से 10 साल बाद आप देखेंगे तो यही कंटेंट, अगर आप मान लीजिए आपका इस वक्त आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन जब 5 से 6 साल बाद आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, यही कंटेंट ये देखेंगे, ठीक है? उसमें आप उस कंटेंट में आप भी होंगे, तो आपसे आप फिर अपने बच्चों को एथिक्स का ज्ञान देंगे, तो बच्चा आपसे देख लेके पूछेगा ना कि आप मुझे एथिक्स का ज्ञान दे रहे हैं और आप खुद क्या कर रहे थे, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, यही बोलता है ये लोग कि लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट साइटनेस के चक्कर मत पड़िए कि थोड़े से फेमस होने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा करने लगे और फेमस तो होगा, लेकिन चैनल की क्रेडिबिलिटी, आपकी खुद की वैल्यू डिक्रीज कर गई है पूरी, ठीक है? सीखने वाली बात यह है कि हमेशा अपने आप से पूछिए व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस आफ्टर 5 ईयर। जो भी मैं कर रहा हूँ उसके 5 साल बाद क्या फर्क पड़ रहा है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, मान लीजिए एक इंटरटेनमेंट चैनल है जो कि कह सकते हैं डबल मीनिंग की कॉमेडी कर रहा है, एक एजुकेशनल चैनल है जिसपे खूब ज़्यादा बुक के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है अच्छे से। आप देखेंगे इस चैनल का ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इस चैनल को ग्रोथ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब क्रेडिबल चैनल कौन सा है, आप खुद देखिए, क्रेडिबल ये होगा कि ये होगा। एक 5 से 6 साल बाद क्रेडिबिलिटी इसकी बढ़ेगी या इसकी बढ़ेगी, ये वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, इसकी वैल्यू रहेगी। एक क्वालिटी कंटेंट है इसमें, इसको हर कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, भले तेज़ी से ग्रोथ नहीं मिल रही है, इसको तेज़ी से मिल गई, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं होगी, पब्लिक मंच पे इसकी वैल्यू नहीं होगी, इसकी होगी। तो 5 से 6 साल बाद लॉन्ग टर्म वाला चीज़ सोचना पड़ता है। यही लॉ बोलता है छठा सॉरी, थिंक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट साइडनेस के चक्कर में मत पड़िए, थोड़े से समय में फेमस होने के चक्कर में उल्टा सीधा हरकत मत करिए, ठीक है? आप देखेंगे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जो इसके चक्कर में परेशान थे, जल्दी से फेमस होने के चक्कर में क्या हुआ, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई उनकी पूरी। देखिए लॉ 7, डोंट हर्ट द ईगो, डिफेंसिवनेस। पहले तो ये समझना है डिफेंसिवनेस क्या है, डोंट हर्ट द ईगो, ठीक है? अपने आप के देखते हैं ना कि बहुत डिफेंसिवनेस का मतलब होता है कि अपने आप को हर्ट होने से बचाने की कोशिश करते हैं हमेशा, ठीक है? जब भी कोई आपको कुछ बोलता है तो आप हर चीज को अपने ईगो पे ले लेते हैं, ठीक है? और अपने आप को डिफेंस करने के लिए दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं कि इसने किया है, इसने किया है, इसने किया है, मेरी गलती नहीं है। ये डिफेंसिवनेस है। इसी को राइटर बोल रहा है कि ये लॉ है, ये 7वां लॉ है जो आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ने कुछ बोला तो हमेशा ब्लेम मत डालिए दूसरों पे ब्लेम करके क्या होगा, ठीक है? डोंट हर्ट द ईगो अदर्स, दूसरे के ईगो को हर्ट मत करिए, खुद के ईगो को भी हर्ट मत होने दीजिए, और डिफेंसिवनेस से बचिए थोड़ा। हर मामले में दूसरों को मत ब्लेम कर दीजिए, कुछ भी हो रहा है तो थोड़ी जिम्मेदारी लेना भी सीखिए। ये नहीं कि हर बार कुछ हुआ तो इसने किया, उसने किया, उसने किया, मेरी गलती नहीं, ये मत पढ़िए, ठीक है? तो ये लिखा है नो पर्सन सी देमसेल्फ एज रॉन्गफुल इज बैड। कोई भी व्यक्ति अपने आप को बेवकूफ, गधा, अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता, सब डिफेंसिवनेस में फंसे हुए हैं, और राइटर ये बोला है मत करिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यू आर रॉन्ग, आपको किसी ने बोल दिया, आपने किसी और को बोल दिया यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तुम आपने क्या किया, दूसरे को ब्लेम कर दिया, ठीक है? तो क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। होना क्या चाहिए था, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, ओपन कन्वर्सेशन। मतलब आप किसी ने कुछ बोला, आपने दूसरों को ब्लेम नहीं किया, क्या किया, आपने बोला कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, इससे क्या होता है, बातचीत बढ़ती है, बातचीत बढ़ती है तो लड़ाई झगड़ा कम हो जाता है, ठीक है? तो दूसरों को ब्लेम नहीं करना, डिफेंसिवनेस में दूसरों को ब्लेम मत करिए, इससे क्या होगा, दूसरे को पॉइंट को समझिए, इससे बातचीत बढ़ेगी, और जब बातचीत अच्छी होगी तो झगड़े लड़ाई का खतरा कम हो जाएगा। सीखने वाली बात क्या है, मेक द अदर पर्सन फील सेफ, दूसरों को सेफ फील करवाइए, ब्लेम मत करिए। स्कूल में, घर में, सोसाइटी में, हर जगह कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे दूसरों को ब्लेम किया जा रहा है, और लोग ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को देख नहीं रहे कि मेरी गलती क्या है, मैंने क्या गलत किया है। दूसरों को ब्लेम कर दो, डिफेंसिवनेस में दूसरों को ब्लेम कर दो, ये करेंगे तो फाइट होगी, अगर वही चीज समझेंगे तो बातचीत होगी, ठीक है? ये कहता है 7वां लॉ, ये कहता है डिफेंसिवनेस से बचिए थोड़ा, हर बार मत करिए। ये है लॉ 8, चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ। सेल्फ सबोटेज, देखिए सेल्फ सबोटेज का मतलब होता है टालम टोल करना, ठीक है? हर चीज को टाल देना, बाद में करेंगे, अरे अभी तो बुखार है, अभी थोड़ा सा ये कर लें, थोड़ा सा वो कर लें, मेन काम बाद में करेंगे, बाकी सब में टालम टोल चलता रहेगा। मेन काम करने के लिए जब बात आएगी तो टालम टोल चल रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेन काम नहीं करेंगे, टालम टोल, डिलेइंग टास्क, कोई टास्क दिया था ना, डिले कर रहे हैं, इसको कहा जाता है सेल्फ सबोटेज, हर मामले में, ठीक है? घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में, देश के लेवल पे, हर लेवल पे इसको ऐड करके देखिए, टालम टोल करना। चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ,
आप ये जो एटीट्यूड आपका बना हुआ ना सेल्फ सबोटेज वाला, टालम टोल करने वाला, इसको बदलना हो तो अगर आपने आपके जीवन को बेहतर करना है, बदलना है, तो यही समझाने की कोशिश करा है लॉ में। योर रियलिटी इज सेट बाय योर माइंडसेट। किस तरीके का माइंडसेट बना के चल रहे हैं आप, क्या एटीट्यूड है माइंडसेट का, डेलिंग टास्क सेल्फ सबोटेज वाला। तो क्या होगा, आपकी जो रियलिटी आज की है, टालम टोल कर रहे हैं हर चीज में, तो यही सेव कर देगा आपके माइंडसेट को। माइंडसेट ऐसा मत बनाइए। देखिए अब एग्जांपल के लिए समझिए, मान लीजिए आपका माइंडसेट और एटीट्यूड क्या है, सब कुछ चीटर है, ठीक है। ये क्या करेगा, अब ये बोलेंगे सब धोखेबाज है, दुनिया में सब बकवास लोग हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये आपको अकेलेपन में धकेल देगा। जब सब चीटर हैं, सबसे दूर रहेंगे आप, तो क्या होगा, लॉनलीनेस हो जाएगा। एक बुक है जो मैंने एक्सप्लेन करी थी, वाई वी नीड फ्रेंड्स। उसमें क्या बोला जाता है कि हमारा जो ब्रेन है साइकोलॉजिकली बायोलॉजिकली सोशल कनेक्शन बनाने के लिए बना है। जब हम उससे दूर भागेंगे तो हमारी मृत्यु औरों की तुलना में जल्दी होगी। तो उसको यहाँ अप्लाई करिए, एवरीवन इज चीटर, ये सोच रहे हैं, ये माइंडसेट बना, ये एटीट्यूड बना है, ठीक है, टालम टोल कर रहा है। तो ये क्या करेगा, आपको लॉनलीनेस में ढकेल देगा, अकेलेपन में, सोशल कनेक्शन टूटेगा तो खतरा बढ़ेगा। फिर क्या होगा, आई कैन लर्न, अगर ये एटीट्यूड होगा इसके जगह कि एवरीवन इज चीटर, ये माइंडसेट है, तो लॉनलीनेस में जाएंगे। अगर माइंडसेट कैसा हो, आई कैन लर्न, मैं सीख सकता हूँ, तो ये क्या करेगा, आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, आप विकास करेंगे। ये माइंडसेट होना चाहिए। सेल्फ सबोटेज से बचते हुए हमें इस पे आना होगा, ठीक है। लेसन क्या है, एटीट्यूड इज द लेंस थ्रू विच यूर सी लाइफ। किस तरीके से आप दुनिया को देखते हैं, अब वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा। माइंडसेट कैसा है आपका, आपका माइंडसेट इस टाइप का है, आई कैन लर्न, ये होगा। आपका एटीट्यूड माइंडसेट ऐसा है, एवरीवन इज टीचर, लॉनलीनेस होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो इसको ध्यान में रखिए, क्या करना है, लो हेड को ध्यान में रखना है। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। सेल्फ सबोटेज से बचिए, इससे बचिए। देखिए सेल्फ सबोटेज का मतलब होता है डिलेइंग टास्क। ये क्या होता है, ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर है, चेतन अचेतन लेवल पे बिहेवियर आपका टालम टोल करने का, ठीक है। घर में, कॉलेज में, स्कूल में, देश के लेवल पे सारी जगह अप्लाई करिए। सेल्फ सबोटेज से बचिए। देखिए लॉ क्या है, 9 रिप्रेशन। अब इसको समझिए। देखिए आपको सुनते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे ना कि ऑल ऑफ अस हैव एंगर, जेलसी एंड रॉन्ग डिजायर इनसाइड अस। मतलब ये कहते हुए मिल जाएंगे कि देखो मेरे अंदर जलन नहीं है, मैं तो बहुत ही साधु आदमी हूँ, ठीक है। जो ह्यूमन नेचर है उससे भाग रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है, आई एम अ वेरी गुड पर्सन, क्या ये फेक है। आई ऑल्सो हैव अ फ्लॉज, ये रियल आदमी है। सारी चीज़ों को पहचान रहा है, मेरे अंदर ये एंगर है, जेलसी है, मैं रॉन्ग डिजायर मेरे अंदर भी है। डिजायर तो ह्यूमन नेचर है हर तरीके का, ठीक है। उसको एथिक्स के मामले में जब हम अप्लाई करते हैं तो रॉन्ग राइट बनता है। तो ह्यूमन नेचर से भाग नहीं रहा है आदमी, उसको एक्सेप्ट करा। एक ह्यूमन नेचर से भाग रहा है, वो हमेशा दिखा रहा है कि मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मेरे सिवा बेहतर और कोई है ही नहीं, ठीक है। तो क्या ये फेक है, ये रिप्रेस कर रहा है अपने आप को, रिप्रेस कर रहा है, मतलब अपनी जो ह्यूमन नेचर है, मूल नेचर, उसको रिप्रेस कर रहा है। इससे खतरा हो जाता है, ठीक है। किसी दिन अचानक से एक्सप्लोड करता है, हर गुस्सा आया पी गया, कुछ भी हुआ पी गया। आप कहेंगे कि गुस्सा है पी जा रहा है, ठीक है, एक हद तक पी जा रहा है, लेकिन इसको हर चीज में गुस्सा अब पीना नहीं है, अपने आप को डस्टबिन नहीं बनाना है, वो बाहर निकलना चाहिए कहीं ना किसी तरीके से। हो सकता है गुस्सा आ रहा है, खूब पीता गया लंबे टाइम से, एक्सप्लोड ना हो इसके लिए पंचिंग बैग वगैरह रख के उस पर अपना गुस्सा निकाल ले, किसी तरीके से बाहर निकलना चाहिए। बॉडी डस्टबिन नहीं होनी चाहिए। तो रिप्रेस कर रहा है हर चीज को, और एक दिन एक्सप्लोड कर जाता है। सही गलत जगह एक्सप्लोड कर गया तो इसको दिक्कत होगी, ठीक है। जिसके अंदर ये है, सही जगह एक्सप्लोड करने का क्या मतलब है, गुस्सा निकालना मतलब पंचिंग बैग पे या कहीं खाली जगह पे जाके चिल्ला रहे, गुस्सा निकाल रहे किसी तरीके से, अपने दोस्त कोई बहुत ही घनिष्ठ मित्र उसके सामने पूरी बात कर रहे हैं, अपने आप को खाली करें अंदर से, ये दिक्कत होगी, ठीक है। तो सीखने वाली बात क्या है, डोंट सप्रेस योर शैडो, अंडरस्टैंड इट। ह्यूमन नेचर जो है आपके अंदर का, हर तरीके का गुस्सा, जेलसी, इससे भागिए मत, उसको समझिए, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको समझेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो आपकी ग्रोथ रुकेगी। आप दिन रात सोचते हुए चलेंगे इस तरीके से कि गुस्से में रहेंगे, मार देंगे उसको, छोड़ेंगे इसको, काट देंगे उसको, तोड़ देंगे उसको, मार देंगे, इस तरीके से भनभनाते हुए लोग दिखते होंगे, और ये इससे ग्रसित है, रिप्रेस करना, और इन सब चीज़ों से भाग रहे हैं कि मैं तो ऐसा हूँ नहीं, मैं तो देखो एकदम शुद्ध आत्मा हूँ, मतलब भगवान के बाद मेरा ही नंबर आता है शुद्धता में, इस मूड में है। फेक है, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए लॉ ऑफ 10, बी अवेयर ऑफ एनवाई, ईर्ष्या, ईर्ष्या भावना सुना ही होगा, इससे बचिए। ये बोल रहा है, क्या होता है, पीपल आर ऑफ्टन लेस हैप्पी अबाउट योर सक्सेस एंड मोर जेलस ऑफ इट। समझ में आ गया होगा कि आप जब सक्सेस पाते हैं या जो भी चाहते हैं आप सफल हो जाते हैं या बहुत बड़े आदमी बन गए, तो जो आप आसपास आपके दोस्त होते हैं खुश नहीं होंगे, जलन होती है उनको, जलसी, जलन में रहेंगे खूब। देखिए एग्जांपल के लिए, अ फ्रेंड गोज साइलेंट आफ्टर योर सक्सेस, नेगेटिव टॉक बिहाइंड योर बैक। क्या होगा, आप सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पीठ पीछे जो है
आपकी चुपचाप वहाँ से उस वक़्त तो चला जाएगा। मान लीजिए आपका घनिष्ठ दोस्त है, खुशी में जाके बताया कि देखो दोस्त मेरा हो गया, मैं यूपीएससी में सेलेक्ट होना चाहता था, डीएम बन गया। तो क्या होगा? वो चुपचाप निकल लेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे जाके बुराई करने लगेगा। आप चाहते थे कि आपके दोस्त इतना घनिष्ठ है, लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। ये है ह्यूमन बिहेवियर। अब मैं आपको एक फ़िल्म का सीन दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, होगा हो क्या रहा है। ये सीन याद है मूवी का? सीन है थ्री इडियट मूवी का। फरहान और राजू क्या बोलते हैं? उस दिन हमने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुःख होता है, लेकिन जब दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुःख होता है। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज़्यादा दो लोग और दुखी थे। ये साइलेंसर और इसका क्या नाम रहता है इस मूवी में? किताबी कीड़ा रहता है रट्टू पोपट, ये ज़्यादा दुखी थे। तो लेसन क्या है? हैंडल योर सक्सेस क्वाइटली। सक्सेसफुल हो जाइए, जो भी बनना है बन गए, चिल्लाइए मत। मैं बन गया, मैं बन गया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, देखो मैं, सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, हम हैं। मत करिए, हो जाइए, चुपचाप निकल लीजिए। चिल्लाइए मत, चित्कारिए मत खूब। ठीक है? कि लगे मीठा का डब्बा लेके दूसरे के घर दिखाने, देखो हम बन गए, देखो हम बन गए, देखो हम बन गए, तुम नहीं बन पाए। उसके दिमाग में तो यही जाता है ना कि हम नहीं बन पाए, देखो इतना बड़ा मिठाई खिला खिला के हमको परेशान कर रहा है। लोग करते हैं ऐसा बहुत लोग। तो हैंडल योर सक्सेस क्वाइटली। शांति से सक्सेसफुल हो गया, निकल जाइए। ठीक है? किताब यही कह रही है। देखिए, 11वां लॉ है अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस। ग्रैंडियोसिटी से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? देखिए, एज सुन एज लिटिल सक्सेस कम्स अ पर्सन स्टार्ट सीइंग देमसेल्फ एज अ इनविंसिबल और गॉड लाइक। थोड़ा सा सक्सेस किसी चीज में मिला और अपने आप को बाहुबली समझने लगना कि अरे अब तो मेरे आगे कोई नहीं है, अब मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, अब तो हट जाओ। मतलब चपरासी की नौकरी मिल गई है और अपने आप को हीरो समझने लगे, इस तरीके से। मतलब छोटा सा सक्सेस मिला और अपने आप को पीक पे ले जाके सोचने लगे। ठीक है? इसी को बोलते हैं ग्रैंडियोसिटी। ठीक है? सुपरियरिटी आ जाना खुद में, सेल्फ इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है खूब ज्यादा। तो ये लॉ क्या कहता है? 11 लॉ कि अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। ठीक है? नो वन कैन स्टॉप मी, इस मूड में मत रहो कि मैं तो एकदम गॉड हो गया। ये नेचर मत पालो। ठीक है? क्या होगा? एक गलती होगी, सब खत्म हो जाएगा कि झटके में। थोड़ा इतना उड़ रहे थे, एक हल्की सी गलती होगी, सब कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है? तो कहता है इससे बचो। और ये सीख दे रहा है कि ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी स्किल, ये रियल पावर है। स्किल पे फोकस करो, मानवता पे फोकस करो, ये तुम्हारा रियल पावर है। ये लंबे टाइम तक सस्टेन करेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस लेके चल रहे हो ना, वो एक दिन कोलैप्स कर जाएगा। एक छोटी सी गलती होगी, हवा हो जाओगे। ठीक है? तो ये रोकता है। लॉ 12 बैलेंस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर रिजिडिटी। देखिए, ये क्या कहता है कि जो मेल और फीमेल है, ठीक है, उनकी जो इमोशंस है, उनके जो बिहेवियर है, उनमें बैलेंस होना चाहिए। ठीक है? जेंडर रिजिडिटी से बचना चाहिए, इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। अभी देखिए देखिए समझेंगे। एवरी मैन हैज सेंसिटिविटी एंड एवरी वुमेन हैज स्ट्रेंथ। हर आदमी सेंसिटिव है, संवेदनशील है, और हर वुमेन, हर औरत की एक मजबूती भी है। आप एग्जाम्पल से समझिए। देखिए क्या बोलते हैं लोग? अ मैन कैन नॉट क्राई, ये बोलते हैं कि आदमी रो नहीं सकता। तो ये एकदम गलत धारणा है। रो सकता है। अब देखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी वाली मूवी है ना, अनटोल्ड स्टोरी, महेंद्र सिंह धोनी, एम एस धोनी, अनटोल्ड स्टोरी। उसमें क्या करता है? रोता है जाके कोने में। अब वुमेन कैन नॉट बी असर्टिव, ये भी गलत है। असर्टिव मतलब वो मुखर होकर बोल नहीं सकती। गऊ है गऊ, ऐसा बोलते हैं ना, ये भी गलत बात है। क्या होना चाहिए? इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। जब ये बोला जाए कि मैन क्या कर सकता है? रो सकता है, हाँ रो सकता है। सारे ह्यूमन नेचर वाले जो फीलिंग्स है इसके अंदर भी है। वुमेन क्या कर सकती है? खुद खुल के अपनी बात रख सकती है, हाँ रख सकती है। ठीक है? ये जब बैलेंस आ जाता है तो क्या होता है? कोई सोसाइटी, कोई घर, कोई देश क्रिएटिव बनता है, डेवलप करता है। ये कहना कि औरत बहुत गऊ है, वो अपनी बात नहीं बोलेगी, उसको यही बोल बोल के ना उसको चुप करा देते हैं जानबूझ के। अपनी बात नहीं रख पाती है। होना नहीं चाहिए। असर्टिव हो सकती है और आदमी रो सकता है, दोनों हो सकता है। जब ये दोनों बैलेंस बनता है, तब खुल के जब अपने जो ह्यूमन नेचर है उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अच्छे से, तब क्रिएटिविटी झलकती है। एक घर के अंदर, एक सोसाइटी में, स्कूल में, कॉलेज में, देश में। समझ में है? अब लॉ 13 पर्पज इज एसेंशियल एमलेसनेस। क्या बोलता है कि जीवन में कोई लक्ष्य होना ही चाहिए, बिना लक्ष्य के नहीं रहना चाहिए। बिना लक्ष्य के आदमी खराब हो जाता है। क्या होता है? विदाउट अ गोल अ पर्सन कीप्स ड्रिफ्टिंग, भटकता रहता है। गोल होना ही चाहिए जीवन में। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप घर पे लेटे हुए, कोई एम नहीं है, इंस्टाग्राम ऐसे 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 कर रहे हैं। ठीक है? स्क्रॉल कर रहे हैं, दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। क्या होगा? एक समय के बाद आप डिप्रेस फील करने लगेंगे, लेटे लेटे, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, इस मोड में। तो एम क्लियर होना चाहिए। इससे क्या होता है? आपका जो जीवन में फोकस बढ़ता है, अपने लक्ष्य के लिए आप फोकस रहते हैं, जीवन भी आपका फोकस रहता है, डिसिप्लिन रहता है। ठीक है? तो लेसन क्या है इसमें? पर्पस गिव्स डायरेक्शन। जब आपके जीवन में कोई पर्पस होता है, कोई लक्ष्य होता है ना, तो आप बहुत ही
उसी दिशा में डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। डायरेक्शन देता है, एक दिशा देता है, पर्पस। ठीक है, इसलिए इस तरीके से होना है। लॉ 14 क्या है? डोंट गेट स्वेप्ट और अवे बाय द ग्रुप, कन्फर्मिटी। भीड़ के साथ बहना नहीं है। ठीक है, भीड़ के साथ बहना नहीं है, ये लॉ कह रहा है 14 का। जो भीड़ अगर मान लीजिए 100 लोग हैं गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप अकेले बोल दे कि तुम लोग सब गलत हो, क्योंकि तुम लोग सही नहीं बोल रहे हो, तब तो बात है। कन्फर्मिटी का मतलब ये है कि 100 लोग गलत बोल रहे हैं, अब उसी के साथ आप भी शामिल हो गए, उन्हीं के साथ आप भी लग गए, कन्फर्मिटी में चले गए कि भीड़ कर रही है तो सही कर रही होगी, चलो करते हैं। ठीक है, ये नहीं करना है। ठीक है, द क्राउड ऑफ्टन मूव्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अक्सर ये देखा जाता है कि जो भीड़ है ना, बहुत बारी गलत दिशा में रहती है, हमेशा, अक्सर ऐसा देखा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। तो एक 100 आदमी जो है ये बोले कि नहीं ग्लोबल वार्मिंग ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ठीक है, और एक आदमी आके बोले नहीं ग्लोबल वार्मिंग ठीक नहीं है, इसको ठीक करने की जरूरत है, तो ये आपने कन्फर्मिटी को नकार दिया। ठीक है, आप अलग हो गए। अगर यही सब लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ठीक है, और आप भी शामिल हो जाते हैं, हाँ ठीक है ग्लोबल वार्मिंग ठीक है, आप कन्फर्मिटी में चले जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या मामला होना चाहिए, साहस कैसा रखना चाहिए। ऐसा इतने लोग जो है एक तरीके से शामिल, और एक आदमी खड़ा के बोला यस यू आर ऑल रॉन्ग, सब गलत हो तुम। ये क्षमता रखना, ये कन्फर्मिटी में नहीं फंसा हुआ है, ये सबको बोल रहा है कि तुम सब गलत हो, मैं सही हूँ, अकेले खड़ा हूँ। चित्र याद रखिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, एवरीवन इज फॉलोइंग द रॉन्ग ट्रेंड। मान लीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या यूट्यूब पे कोई ट्रेंड चल पड़ा, ठीक है, गलत है, लोग लगे फॉलो करने उसको। ठीक है, तो यू डू द सेम ऑफ आउट ऑफ फियर। अगर आप भी वैसा कर रहे हैं, आप भी वैसा करने लगते हैं, ये बोल रहा है कि आप भी वैसा करने लगते हैं डर के मारे, कहीं मैं अकेले तो नहीं पड़ जाऊंगा, सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। ठीक है, लॉ कह रहा है ऐसा मत करिए। एग्जाम्पल से समझाया कि देखिए सब लोग अगर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, आप फियर में वो ट्रेंड फॉलो कर ले रहे हैं, तो यानी आप कन्फर्मिटी में फंस रहे हैं, ऐसा मत करिए। सब गलत कर रहे हैं तो हिम्मत करके बोलिए कि आप गलत कर रहे हैं, सब मत फॉलो मत करिए, बहिए मत भीड़ में। क्या लेसन है? द क्राउड इज नॉट द ट्रूथ। भीड़ सत्य नहीं है। भीड़ जो कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि सही है, रोकिए उनको, बोलिए अकेले खड़े होके। लॉ 15, इफ यू वांट टू बी लीडर इंस्पायर अदर टू फॉलो। फिकलनेस से बचना है। फिकलनेस क्या होता है? चंचलता, थोड़े बिन पैंती का लोटा समझ लीजिए, थोड़े समय इधर, थोड़े समय इधर, थोड़ा समय उधर, थोड़ा समय इधर, ये होता है फिकलनेस, बिन पैंती का लोटा होना। ठीक है, बिन पैंती का लोटा मत होइए। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, किसी को इंस्पायर करना, इंस्पायर करिए लोगों को। आप लीडर बनना चाहते हैं तो इंस्पायर करिए लोगों को, ताकि लोग आपको फॉलो करें। बिन पैंती का लोटा मत बन जाइए, किसी के ऐसे हाथ जोड़ के हमेशा करना नहीं करना है। पीपल वांट्स गाइडेंस नॉट कंट्रोल। समझ में आया? अगर आपको लीडर बनना है तो गाइडेंस दीजिए लोगों को, कंट्रोल मत करिए किसी को। फॉर एग्जाम्पल, जो डिक्टेटर टाइप के जो लीडर होते हैं उनको लोग उनसे नफरत करते हैं। लोग डिक्टेटरशिप में जानते ही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनने लगते हैं, आज़ादी छीनते हैं, तो क्या करते हैं? नफरत। अब वही कोई काम कॉन्फिडेंट लीडर रहता है, सबको सुनता है, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। ठीक है, तो लेसन क्या है इसमें? लीड बाई एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल सेट करिए अपना इस तरीके का, काम एंड कॉन्फिडेंट लीडर का, तब लोग आपको फॉलो करेंगे। ये मत करिए कि लोगों को कंट्रोल करने लग जाए एकदम। ठीक है, और फिकलनेस वाली हरकतें चालू कर दी, ये सब मत करिए। ऐसा लीडर बनिए जिससे आपसे लोग इंस्पायर हो। और देखिए लॉ 16, रिकॉग्नाइज हिडन ह्यूमन अग्रेशन। ठीक है, ह्यूमन अग्रेशन और पैसिव अग्रेशन को पहचानिए। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग आकर टॉन्ट मारते हैं, होता है ऐसा, आप कुछ कर रहे हैं बट अच्छे से, मुंह पे तो हंसी रखते हैं, पैरिस स्माइल रखते हैं, लेकिन टॉन्ट मारते हैं, उसको कहा जाता है पैसिव अग्रेशन। और ये लोग कहते हैं उसको पहचानिए, इस पैसिव अग्रेशन को पहचानिए। जो टॉन्ट वगैरह मारते हैं, मुंह पे तो हल्का हल्का स्माइल रखेंगे लेकिन टॉन्ट मारते रहते हैं, तो इस उसे कहते हैं पैसिव अग्रेशन, इसको पहचानिए। ठीक है, नॉट ऑल एग्रेशन कम्स विद शाउटिंग। कई बार गुस्सा जो होता है चिल्ला के नहीं दिखाया जाता है, वो साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में हल्का 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 टोन मार मार के आपको खराब करने की कोशिश करते हैं। काम तो ये करना है कि ऐसे जो टोन वाले हैं उनको पहले पहचानिए कि ये पैसिव एग्रेशन दिखाता है हमेशा, इससे दूरी बनानी, हटा दीजिए, नहीं तो आपको खराब कर देगा। खुद तो डूबेगा, आपको भी लेकर डूब जाएगा। ठीक है, तो क्या है? टोन मारने वाले, इनसे दूरी बना लीजिए। पैसिव एग्रेशन जो ये बिहेवियर है, इसको भी पहचानिए। सीखने वाली बात है, लर्न टू बाउंड्रीज। सामने वाले को बोलिए कि अपने हद में रहो, थोड़ा हद सेट करिए, अपना अपना खुद की बाउंड्री बना लीजिए कि इससे ज़्यादा बोला तो मैं बोल दूंगा, तो रुक जा भाई, बहुत ज़्यादा हो गया है, अपने काम से काम रखो। ठीक है, तो बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि किसको आपके जीवन में दखल देना चाहिए, कितना आपने बना रखा होगा ना कि ये बहुत ही घनिष्ठ दोस्त है, ये मिडिल दोस्त है, ये ठीक है, कभी कभी मिलता है, तो बाउंड्री सेट होगी कि ये मेरे साथ इतना फ्रैंक हो सकता है, ये मेरे साथ इतना फ्रैंक हो सकता है, ये मेरे साथ इतना फ्रैंक हो सकता है।
एक बाउंड्री सेट रखिए। जैसे ही बाउंड्री टूट रही हो या पार करने की कोशिश करें, उनको रोक दीजिए कि डोंट क्रॉस द लिमिट। ठीक है, अब देखिए 17वां लॉ, अंडरस्टैंड योर टाइम, जनरेशनल मायोपिया। देखिए, अंडरस्टैंड योर टाइम का मतलब क्या होता है? दो जनरेशन पकड़िए, अपने पिताजी का जनरेशन और आपका जनरेशन, आप जो इस वक्त है। तो क्या आप देखते हैं, पिताजी की जो सोच है वो अलग तरीके से काम करती है, आपकी सोच अलग तरीके से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, पिताजी चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, आप स्टेबल हो जाए। आप क्या 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 चाहते हैं कि सरकारी नौकरी के भाड़ में मैं करूँगा बिजनेस, कुछ अपना। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये लॉ कहता है ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, ये अपने टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं। इसको समझना है, इनका टाइम समझना है, इनका टाइम समझना है, और इन दोनों के टाइम के बीच एक बैलेंस बनाना है कि इनका जो एक्सपीरियंस है उसको भी मैं लूँ, और फिर जो मुझे जो करना है उनमें एक बैलेंस पाते हुए मैं वो भी कर लूँ। ये समझाने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड योर टाइम, जनरेशनल मायोपिया। तो एवरी जनरेशन हैज इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग, समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी। यूथ क्या चाहता है? फ्रीडम और मीनिंग। तो लेसन क्या है? अलाइन योर सेल्फ विथ योर टाइम, जो मैंने अभी बताया कि पिताजी के टाइम को समझिए, उनके एक्सपीरियंस को समझिए, फिर अपना जो आप जो करना चाहते हैं उन दोनों को अलाइन करिए, एक बैलेंस बना के चलिए। ये लो यही कहता है। अब सबसे बेहतर लॉ आ रहा है आपके सामने, सबसे फाइनल। अब देखिए 18वां लॉ, रिमेंबर द डेथ, डेथ डेनियल। ये याद रखिए कि सब मरने वाले हैं, एक दिन सबको मरना है, इसको नकारिए मत, मौत को नकारिए मत। देखिए, अ पर्सन हु रिमेंबर्स डेथ लिव्स लाइफ मोर वाइजली। जो ये जानता है, जो व्यक्ति ये जानता है कि वो मरेगा एक ना एक दिन, वो बहुत ही अपना जीवन बहुत ही मीनिंगफुल जीता है, बहुत बुद्धिमान की तरीके से वो जीने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यही सबसे पावरफुल लॉ है कि अपने मौत को याद रखिए कि एक दिन मरेंगे आप। ये मत समझिए कि आप एकदम इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह है कि अब हम जब चाहेंगे तब मरेंगे, ये मूड में मत रहिए, मरना ही है। फॉर एग्जाम्पल, वन डे एवरीथिंग विल एंड, ईगो रिड्यूस, प्रायोरिटीज बिकम क्लियर। एक दिन सबको मरना ही है, तो अपना ईगो रखिए साइड में, प्राथमिकताएं तय करिए। ठीक है, इससे होगा क्या? लेसन क्या है? टाइम इज लिमिटेड, लेट गो ऑफ ट्राइबल फाइट। आपस में लड़ झगड़ के जो समय बर्बाद कर रहे हो मत करिए, अपने ईगो को लगा दीजिए साइड में, प्राथमिकताएं तय करिए और जीवन जीजिए खूब बिंदास होकर। ठीक है, एक मूवी का सीन है ना, एक मूवी का गाना है कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो जो मुकद्दर का सिकंदर है ना, जो कहलाने वाले लोग हैं, वो ये जानते हैं, ये रिमेंबर द डेथ, इसको डिनाई नहीं करते, वो जानते हैं। इसीलिए वो अपना जीवन बेहतर तरीके से जीते हैं, बहुत ज्यादा पचड़ों में नहीं पड़ते कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे तबाही पहुंचा देना, तोड़ दूंगा सब बाउंड्री। कहते भाई इतना हवाबाजी नहीं, आराम से, ठीक है, थोड़ा आराम से। वो एकदम बैलेंस बना के सब चलते हैं और अपना जीवन बेहतर तरीके से जीते हैं, और आप देखते हैं सक्सेसफुल भी वही बनते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा किताब, 18 लॉ। और इस बुक का पूरा कोर आइडिया क्या है? सबसे कोर आइडिया मैं पूरे बुक को निचोड़ रहा हूँ, एक लाइन में समझिए। अंडरस्टैंड पीपल, नो योर सेल्फ, राइज अबव इमोशन, इमोशन से ऊपर उठ के सोचिए, एंड लिव अ लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल लाइफ। अंडर दूसरों के समझिए, दूसरों को समझिए, हर तरीके से समझिए, उनके इमोशन, बिहेवियर, सब तरीके से। अपने आप को जानिए, इमोशन से ऊपर उठ के सोचिए हमेशा, और लिव अ लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल लाइफ। यही बताना चाहता है ये किताब। ठीक है, वो जो लॉ मैंने 18 लॉ बताए हैं, पूरा निचोड़ है। बुक में तो 48 लॉ के बारे में बात है ना, मैंने 48 में से भी जो सबसे मुख्य चीज़ है वो मैंने आपको दिया है, 18 लॉ, उसको समझिए, और ये पूरी कोर है। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, ये बुक पढ़िए और कर लीजिए दुनिया मट्टी में, इसको अप्लाई करिए, और ठीक लग रहा हो तो ये सब कर लीजिए। और जो मैंने ये बताया कि किस मूड में रहना है हमेशा, ठीक है, किस मूड में रहना है, अभी मजा आएगा ना वीडियो, इस मूड में रहना है। ठीक है, तो चैनल का नाम है ISPCS SSC। इसका मतलब ये नहीं है कि यही देखेंगे, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सभी देखिए, ये ओपन टू ऑल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मजा आया ना वीडियो?